नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे एससीईआरटी बुक का जो भूगोल है क्लास 10th का। उस भूगोल में पहला अध्याय, उस अध्याय का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 160 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज सोल्व कर लेंगे और 80 ऑब्जेक्टिव जो होगा उसे हम लोग कल सोल्व करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर ये वीडियो देखा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए आज हम पहला वीडियो जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहा है कि नेलोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप आंसर याद रखिएगा, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या है कि नेलोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, अभ्रक। अगला प्रश्न है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो जोहान्सबर्ग में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन था, आप याद रखिएगा। फिर से प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में, तो आप याद रखिएगा तीसरा। अगला प्रश्न है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो क्या कहलाती है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। दो तरह के जलोढ़ मिट्टी होते हैं, एक पुराना और एक नया। तो कह रहा है कि नए वाला को क्या कहा जाता है और पुराने वाले को क्या कहता है। तो देखिए इसमें एक तो होता है खादर, एक होता है बांगर। तो कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अब इसी तरह से आपसे पूछेगा कि नया को क्या कहा जाएगा, तो आप उत्तर याद रखिएगा बांगर। तो आपसे सवाल पूछा है कि गंगा मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आंसर याद रखेंगे बांगर। फिर कह रहा है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, यानी कि रेगुर मिट्टी जो है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा मृदा अनुर्वर हो जाती है। अनुर्वर के मतलब ये समझिएगा कि वो भूमि जो है उपजाऊ नहीं होती है। फिर से प्रश्न समझिएगा, कह रहा है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी अनुर्वर यानी कि यानी आप इसको कह सकते हैं अनउपजाऊ होती है जा रही है। तो वो जो मिट्टी होती है वो आपका आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से में किस नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 2025 के एग्जाम, देखिए जितना भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सब 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सवाल कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांगपो। किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है। तो आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो पंत सागर है। कौन सा है, पंत सागर। आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसका नाम है पंत सागर। अगला है, कह रहा है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप 8 नंबर का उत्तर याद रखिए, ये जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है, हमारा राजस्थान में है। अगला प्रश्न संख्या 9, कह रहा है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। फिर से समझिएगा कि यूनेस्को जो है इसके द्वारा भारत में कितने ऐसे जैव मंडल है जिसे आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो आप आंसर याद रखिएगा, इसमें 12 है। कितना है, 12। आप आंसर याद रखिएगा, यानी यूनेस्को द्वारा 12 ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसको मान्यता दी गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। फिर कह रहा है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 10, तो कह रहा है कि बागमती परियोजना, तो देखिए ये परियोजना जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ है, अपना बिहार में। तो आपसे पूछेगा कि बागमती परियोजना कहाँ है, तो बिहार में तो है, लेकिन अब यहाँ पर तो देखिए आपको जिला का नाम दिया हुआ है। तो अगर बिहार में आपसे पूछेगा कि किस जिला में है, तो आप याद रखिएगा सीतामढ़ी जिला में है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ। अगला सवाल आप कह रहा है 11 नंबर, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11 है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट जो होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये है आपका उत्तर केरल हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न 12 नंबर कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है। तो सभी को पता होगा कि गुजरात में जो स्थित है उसका नाम है क्या, अंकलेश्वर। क्या याद नाम है, अंकलेश्वर। अब अगला कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है। तो आप देखिए कि भारत में कई जगह तेल शोधक है, तो उसमें पूछे सबसे कौन, तो आपको पता होगा कि असम में है, और असम में है उसका नाम क्या है, तो डिगबोई। क्या नाम है, डिगबोई। तो दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात में कौन सा तेल
उत्पादक क्षेत्र है तो अंकलेश्वर। और आपसे पूछा है कि भारत की सबसे पुरानी कौन सी है, तो ये उत्तर हो जाएगा डिगबोई। अगला आपसे पूछ रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका ऑप्शन अगले पेज पर है। लेकिन ऐसे भी आपको पता होगा कि ये जो कोयला है वो अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब होता है कि वैसा संसाधन जिसका आप एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा, इसको दोबारा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला, यानी अनवीकरणीय संसाधन। यानी आप कहिए सर अनवीकरणीय कैसे, तो देखिए कोयला अगर एक बार जला दिया जाएगा तो क्या हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो कहेंगे सर नहीं। तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अब अगला है 15 नंबर। 15 में कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। और देखिए ये सवाल 14 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 19 के दोनों सेशन में पूछा गया, यानी कि फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों में। तो अब सवाल कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो क्या मानवकृत है, तो कहेंगे सर नहीं। ये जो संसाधन है वो पुनः पूर्ति योग है। कहिए सर कैसे, तो देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए अगर सौर ऊर्जा मान लेते हैं कि आप सौर ऊर्जा से कोई काम कर रहे हैं, बैटरी लगाए हुए हैं, तो बैटरी रात भर में खत्म होगा, फिर सुबह धूप उगेगा, फिर से ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो सौर ऊर्जा जो होती है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। सवाल नंबर 16 जो है वो कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप आंसर याद रखिएगा कि 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो देखिए इसका संबंध है संसाधनों के विदोहन से। मतलब कहिए सर कि जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर भी अगर हम संसाधन का विदोहन कर रहे हैं यानी उसे बर्बाद कर रहे हैं तो उसी से संबंधित है क्या, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ऐसे आप ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे बुक तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। अगला नंबर सवाल 18 है। कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक का संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में जो होता है राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो आप 18 का आंसर याद रखिएगा डी, यानी 19.2 किलोमीटर तक। अब अगला प्रश्न है 19 नंबर। कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो आप याद रखिए पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब जो संसाधन है वो अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय जैसे आप समझिए कि अगर आपके पास बाइक है और उस बाइक में आप 1 लीटर पेट्रोल डाल दिए, तो क्या आपके पास अगर दो मान लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर चला लिए, तो क्या वो आपके पास फिर से वो पेट्रोल 1 लीटर रहेगा, तो कहेंगे सर नहीं। यानी कि ये जो समाप्त हो जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। तो उत्तर हो जाएगा, आपसे पूछा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो जो मिट्टी का ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4, तो आपसे पूछा है कि चारों में सबसे अधिक जो उपजाऊ होती है वो कौन सी होती है। तो क्या पर्वतीय, तो कहेंगे सर नहीं। मरुस्थलीय, तो कहेंगे नहीं। पीली, तो कहेंगे नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो आपसे पता ही है कि इसका दूसरा नाम जो होता है वो रेगुर मिट्टी मिट्टी होता है। और अभी थोड़ा देर पहले जो आप देखे थे उसमें एक प्रश्न आया था कि रेगुर मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। ये आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा रेगुर मिट्टी। तो आप याद रखिए काला मिट्टी जो है या काली मृदा जो है उसी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। अब प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा जो होगा यानी मिट्टी जो होगा उसका विस्तार कहाँ है। तो देखिए ऐसे तो 2 3 राज्यों में है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो इसमें ज़्यादातर आपसे देखिए एक ही ऑप्शन चुनना है, तो राजस्थान। राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी है थोड़ा बहुत, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दिया है तो राजस्थान, अगर ऑप्शन में गुजरात भी दिया हुआ रहता तो वो भी हो जाता। फिर अगला प्रश्न कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 23 में देखिएगा। तो कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में है, तो ये जो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में है, प्रसिद्ध है। कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में। सोपानी कृषि आपसे पूछेगा कि किस राज्य में प्रचलित है, तो आंसर याद रखिएगा कहाँ, उत्तराखंड में। अगला है प्रश्न संख्या 24। कह रहा है कि भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आप याद रखिएगा कि 24 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। सॉरी भारत में नहीं, पंजाब में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। आपसे पूछे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। फिर कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो देखिए तो कई बार आपसे पूछा गया, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है या फिर सर्वोत्तम
मानी जाती है या सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए, तो वो आपका मिट्टी जो होता है वो कौन सा मिट्टी होता है? काली मिट्टी। और अभी हम पीछे पढ़े थे कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 26। कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 26 नंबर में देखिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सी है? तो आप याद रखिए ये रसायन जो है इसका नाम है एड्रिन। क्या नाम है? एड्रिन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली, जैसे आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में मेढक ज़्यादा हो गया तो उसके लिए कौन सी रसायन का छिड़काव किया जा सकता है? तो ये है एड्रिन, याद रखिएगा। अगला है 27 नंबर सवाल। कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। तो देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के बांध को कहे थे कि यह भारत का क्या है? मंदिर है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में अगर मान लेते हैं हर जगह तो नदी है नहीं, तो बांध अगर नहीं रहेगा तो फिर दूसरे राज्य जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर कैसे लेके जाया जाएगा? फिर अगला कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 29 नंबर सवाल है। कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? तो आप याद रखिएगा 95.5%। अगला प्रश्न है 29 के बाद 30 नंबर। तो 30 नंबर कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किसके कारण? तो कभी कभी यही प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 में कह रहा है कि बिहार में आते आते जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है? तो ई उत्तर होगा आर्सेनिक का। किसका बढ़ जाता है? आर्सेनिक का। फिर कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है। तो ये सभी को पता होगा कितना प्रतिशत होता है? तो 65%, यानी 65% प्राणियों के शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो 65% होता है। फिर कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी कि पूरे विश्व का जो है वो कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? तो ये आपका उत्तर होगा 16%। कितना प्रतिशत है? 16%। ऐसे कभी कभी आप देखिएगा बुक में तो 17.4% दे देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आपसे पूछा कि देखिए बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कि सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है 35। कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? यानी कि जब 2001 था तो उस समय भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन थे 2001 में? तो याद रखिएगा 19 दशमलव कितना? 27%। 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? यानी 2005 के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत भाग जो है उस पर वन है? तो 2005 के अनुसार देखिएगा तो लगभग जो है वो 20.60, यानी कि 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन है 2005 के अनुसार। फिर कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए ये जो बिहार वाला सवाल है, देखिए 1 2 3 4 5 5 बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%, जो बहुत ही कम है। अगला सवाल 38 नंबर। कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो आप ये देखें कि ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जिसको आप 7 सिस्टर कहते हैं, तो 7 सिस्टर में कितने प्रतिशत जो है, जो 188 आदिवासी जिला है उसमें कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60%। लगभग कितना? 60%। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 39। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कितने राज्य में वन का किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत जो है, भारत के जो 28 राज्य हैं
उस 28 राज्य में सबसे ज़्यादा वन जो है वो किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है वन को? तो आप याद रखिएगा इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। फिर कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो आपको पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी है वो लगभग में 100 कितना है? 21 करोड़ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? यानी विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो प्रश्न संख्या जो 42 है, 42, उसका कह रहा है कि उत्तर क्या होगा? तो आपका 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। अगला फिर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी है। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी सभी को पता होगा, इसको भी कोई पूछने वाला प्रश्न तो है नहीं। तो ये हो जाएगा मयूर, यानी तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर हो जाएगा। अगले अब बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न संख्या 44 की ओर। तो 44 में कह रहा है कि चरक जो है का संबंध किस देश से था? तो सभी को पता होगा कि चरक जो थे वो भारत के थे, तो भारत से संबंध था इनका। और ये क्या थे? ये एक आयुर्वेद के जानकार थे, आपको पता होगा। अब अगला सवाल कह रहा है कि टेक्सोल, टेक्सोल जो है इसका उपयोग होता है किस में होता है? टेक्सोल जो है वो किस में होता है? तो टेक्सोल जो है एक वृक्ष है, उसका उपयोग कैंसर में होता है। किस में होता है? कैंसर में। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगला कह रहा है कि संविधान की धारा 21 जो है उसका संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। तो संविधान का धारा 21 का जो है संबंध वो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। या इसी सवाल को उल्टा करके पूछा जा सकता है कि वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से कौन सा धारा संबंधित है? तो आप याद रखिए कि धारा कौन सा? 21। अगला प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आप याद रखिएगा कि इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका कन्वेंशन। कब? तो 1968 में। तब फिर से सवाल से याद रखिएगा, आपसे पूछेगा अफ्रीका कन्वेंशन कब हुई? 1968 ईस्वी में। या प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पता होगा कि एक जीव है डॉल्फिन, जो गंगा में ज़्यादा, गंगा नदी में पाया जाता है। तो ये डॉल्फिन जो है ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी डॉल्फिन। अब है प्रश्न संख्या 50। तो 50 में कह रहा है कि किस खनिज का उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो ये सभी को पता होगा कि लोहा जो है इसको क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इस लोहा के बिना किसी भी उद्योग को आप लगा नहीं सकते हैं। इसी वजह से इसको उद्योगों का जननी कहा गया है। अगला है प्रश्न संख्या 51। कह रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? यानी कि आप देखिए, ये जो बिटुमिन्स है वो कोयला का है, एंथ्रासाइट है वो कोयला का है, हेमाटाइट जो है आप देखिएगा एक, तो हेमाटाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो लोहे का प्रकार है। फिर अगला है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न कह रहा है 53 में कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 53, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा कि लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 54 कह रहा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो देखिए ये जो लौह युक्त खनिज का यानी कि लोहा से है संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये जो हो जाएगा 54 का उत्तर वो हो जाएगा सी नंबर, मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज का उत्पादन है, उदाहरण है। अगला है 55 नंबर। कह रहा है कि इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन जो है आधात्विक खनिज है, यानी जिसमें धात्विक नहीं है? तो ये हो जाएगा क्या? अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक। फिर 56 नंबर है, कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का लौह अयस्क कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 20%। फिर अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर।
कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में जो है भारत का स्थान हो जाएगा वो आपका उत्तर है तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा। फिर आपसे कह रहा है 58 नंबर कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में। अगला प्रश्न है 59 नंबर, कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि उड़ीसा राज्य जो है वहाँ सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है, कौन सा खनिज। तो आप याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। फिर कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो बॉक्साइट का। अगला प्रश्न है 61 नंबर, कह रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो आप याद रखिएगा 125 करोड़ टन जो है कुल भंडार है तांबा का। अगला है 62 नंबर कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है। तो आप याद रखिएगा कि बिहार और झारखंड में देश का कुल लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। अगला 63 नंबर है, कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग जो होता है उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो होता है चूना पत्थर। ऐसे और भी इसके है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, लेकिन सबसे प्रमुख पूछा है तो एक ही उत्तर देना होगा। तो आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर। फिर 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो भारत का आप ये देखेंगे कि असम राज्य है, यहाँ खनिज तेल का भंडार है। फिर भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो 65 का उत्तर हो जाएगा तारापुर। कहाँ किया गया था? तारापुर में। 66 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो आप पढ़े हैं कि कोयला जो है वो क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। तो ये आप तो पीछे भी पढ़ चुके थे। फिर कह रहा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा बी, विद्युत। क्या? विद्युत उदाहरण नहीं है। फिर कह रहा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये जो है गैर परंपरागत नहीं है, ये परंपरागत है। फिर कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह जो है इसके कोयले का निर्माण कितना वर्ष पूर्व हुआ है। तो आप याद रखिए 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। फिर 70 नंबर का रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य, सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोयला भारत में किस राज्य में उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है। तो ये है आपका झारखंड। फिर कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। यानी कि सबसे जो अच्छे किस्म का कोयला है वो कौन सा है। तो ये सभी को पता है एंथ्रासाइट सबसे अच्छे प्रकार का है। और आपको याद रखिए पीट कोयला जो है वो सबसे खराब प्रकार का होता है। फिर आपसे कह रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि मुंबई हाई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ था। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये कहाँ खोजा गया था। तो डिगबोई में, ये असम में है। फिर कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। 74 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला 75 नंबर है, कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। फिर कह रहा है दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा। कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा। फिर कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का 77 नंबर प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन? बरौनी। कौन सा है? बरौनी। देखिए ये जो है आपका बिहार में ही पूछ दिया है, इसका ऑप्शन ऐसे देना चाहिए। तो बिहार में है तो बिहार में आपका बरौनी हो जाएगा। फिर कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है तो ये कौन सा है। तो 77 के बाद 78 नंबर जो है, 78 नंबर इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 79 नंबर का है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वो कहाँ है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वो तारापुर में है। और 80 नंबर कह रहा है कि भारत की किस राज्य में सौर ऊर्जा
के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। यानी भारत के राजस्थान राज्य ऐसा है जहां सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो आज हम लोग इतना ही प्रश्न रखते हैं। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में 160 प्रश्न हैं, जिसमें 80 प्रश्न हम लोग आज देख लिए हैं। और तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।